दूसरे दिन सुबह अस्पताल में सीरत और युसरा इससे मिलने के लिए आई थी। फराह और आशिर भी ये खबर सुनकर सुबह ही अस्पताल पहुंचे थे। आज पहली दफ़ा काशान ने आशिर से सही से माफ़ी की थी। सबके जाने के बाद काशान ने एक बार फिर युसरा से माफ़ी मांगी। युसरा ने खुश दिली से सच्चे दिल के साथ इसे माफ़ कर दिया। आज 3 दिन के बाद सुबहान काशान को घर ले आया था। वो सारी नाराज़गी भुलाए काशान पर तवज्जो दे रहा था, इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। ज़रूरी काम की जमात को इंस्ट्रक्शन देकर इसने मज़ीद 2 दिन की छुट्टी ले ली थी और 2 दिन से काशान ही के रूम में सो रहा था। युसरा और सीरत काशान के पास आकर बैठती, इसके खाने खाने का, दवा का ख्याल रखती। सब ने इसको माफ़ कर दिया था। सब पहले की तरह हो चुका था, मगर जिसका इससे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, इसके होश में आने के बाद वो एक दफ़ा भी इसके पास नहीं आई थी। रनम पर्दे की आड़ से बाहर लॉन में काशान को देख रही थी। सुबहान थोड़ी देर पहले ही इसे लॉन में लेकर आया था। इस वक्त वो दोनों भाई लॉन के चेयर पर विराजमान थे। काशान के होश में आते ही सुबहान ने सबसे पहले ये खबर रनम को सुनाई थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कितना रोई थी, मगर युसरा के लाख कहने के बावजूद अस्पताल नहीं गई थी। घर में भी काशान को आए 2 दिन हो चुके थे और युसरा से समझाई जा रही थी कि सब पुरानी बातों को भूल जाओ और अपने आने वाले बच्चे की खातिर काशान को माफ़ कर दो, मगर युसरा को सुबहान ने मना कर दिया था। सुबहान का कहना था रनम को कोई भी इस बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं करे। यूँ छुप छुप कर पर्दे की आड़ से किसको ताड़ा जा रहा है। सीरत की आवाज़ पर रनम ने एकदम चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सीरत मुस्कुराती हुई काफ़ी के 2 मग हाथ में थामे रनम के रूम में आई थी। मैं किसको देखूंगी भला, अपने भैया हुई को देख रही थी। रनम ने अपना कॉफ़ी का मग सीरत के हाथ से लेते हुए जवाब दिया, ये भैया को भला कौन यूँ छुप छुप कर देखता है। सीरत ने मायने ख़याज़ी से रनम को देख कर पूछा था, ज़ाहिरी बात है आपकी भैया इस वक्त अकेली नहीं हैं और जिनके साथ वहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं चाहती वो बिला वजह में किसी खुशफहमी का शिकार हो। रनम काफ़ी का सिप लेकर सीरत को वजाहत देने लगी। रनम अभी भी लॉन में ही देख रही थी। सीरत साफ महसूस कर सकती थी कि वो अभी भी काशान ही को देख रही है। सीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वैसे रनम या सोबी पर कमीज शलवार कितना सूट करता है ना। सीरत भी खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए बोली, सही कह रही हैं आप, वो अच्छे लगते हैं कमीज शलवार में। रनम की नज़रें अभी भी काशान पर मसबूस थी। सीरत की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। और मैंने एक बात और भी नोट की है, वैसे तो काशी और सोबी की काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से शक्लें मिलती हैं, मगर जो बात सोबी की पर्सनैलिटी में है वो बात काशान में नहीं है। मेरा मतलब है सोबी की पर्सनैलिटी के आगे काशान की पर्सनैलिटी ज़रा दबती हुई सी है। ये तुमने भी महसूस किया होगा, नोट किया होगा, है ना। सीरत अपनी मुस्कुराहट छुपाए एकदम सीरियस होकर इन दोनों की पर्सनैलिटी को एक दूसरे से कंपेयर करती हुई बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप भी बेशक भैया की हाइट अच्छी है, मगर आप नोट करें काशान की हाइट भैया से थोड़ी ज़्यादा निकलती हुई है और बाल भी ज़्यादा सिल्की हैं। आपने कभी काशान की आंखों को गौर से नहीं देखा होगा। इनके फेस पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट तो इनकी आंखें करती हैं, जबकि काशान के मुकाबले भैया की आंखें छोटी हैं। हाँ, कलर कह सकते हैं काशान के मुकाबले में भैया का फेयर है, मगर इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 ही होगा। और वैसे भी मर्दों पर इतना ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन अजीब लगता है। और इस वक्त गौर करें आप ज़रा, काशान की शेप कितनी बढ़ गई है आजकल में, मगर बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही, कितनी सूट कर रही है इन पर। रनम रवानी से बोलती हुई सीरत को बताने लगी। इसकी नज़रें अभी भी खिड़की से बाहर लॉन में काशान पर टिकी हुई थी। वो तो मैं अच्छी तरह देख ही रही हूँ और गौर भी कर रही हूँ। सीरत मुस्कुराती हुई रनम को देख कर कहने लगी। रनम ने एकदम सीरत को देखा, वो चुप हो गई और थोड़ी शर्मिंदा भी। पगली कहीं कि जब इतना ही अच्छा लगता है अपने भैया का भाई तो फिर खफा किस बात पर हो इससे। सीरत अब प्यार से गाल खींचते हुए बोली, आप प्लीज़ अब आप मम्मा की तरह मत शुरू हो जाइएगा। रनम खिड़की के पास से हटकर सोफे पर बैठती हुई बोली। सीरत इसके पास आकर बराबर में बैठ गई। तुम्हें मालूम है काशी बहुत चाहता है तुम्हें, रनम। सीरत रनम को बताने लगी। मालूम है मुझे, मगर जब गुस्सा आ जाए तो इन्हें प्यार याद नहीं रहता, सिर्फ ज़बरदस्ती करना है या फिर दोस्त जमाना याद रहता है और हर्ट करना याद रहता है। रनम ने अपने नाखूनों की नेल पॉलिश खरोंचते हुए बोली।
एक बात बताओ मुझे रनम, तुम्हारी अरेंज मैरिज तो नहीं हुई ना काशी के साथ? और ना ही ऐसा था कि तुम्हें इसके नेचर के बारे में पहले से खबर नहीं थी? जब इसने तुमसे इजहार किया होगा तुमने क्या सोचकर इसे हाँ बोला? क्या तुम इस वक्त उससे मुझसे वाकिफ नहीं थी? मैंने तुम्हारी शादी से पहले 2 बार नोट किया काशी की आंखें देखकर तुमने अपने आप को इस काम करने से रोका जो काशी को नापसंद था। ये सब कुछ जानने के बाद तुमने शादी की इससे, मैं मानती हूँ इसने गलत बिहेव किया तुमसे शादी के बाद, मगर इसके लिए तुमने बिल्कुल सही स्टेप लिया जो छोड़कर आ गई। तुम्हारी दूल्हे ने इसे तुम्हारी कदर दिलाई है जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर वो अब ठीक हो गया है, शर्मिंदा भी है अपने किए पर, तो अब तुम्हें नखरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घर ऐसे नहीं बसाए जाते, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, रिश्ते को खोने से तो यही बेहतर है। अपने भैया की बातों पर ध्यान मत दिया करो, पागल है। इसलिए अगर काशी जब भी माजरत करे तो शराफत से मान जाना। सीरत अपना बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभा कर काफ़ी के दोनों खाली मग लेकर इसके रूम से चली गई थी। कब से मैसेज कर रहा हूँ यार के रूम में आ जाओ, मम्मा की मोहब्बत में सोना भी इनके पास शुरू कर दोगी क्या? सीरत के कमरे में आते ही सुभान बेड पर लेटा हुआ इससे बोला। वो 1 घंटे पहले ही युसरा के पास उठकर रूम में आया था और सरसरी अंदाज में सीरत को भी रूम में चलने का कहा था, मगर वो सुनी अनसुनी करके वहीं बैठी रही। पिछले आधे घंटे से वो 10 मैसेज सीरत के मोबाइल पर करके उसे कमरे में आने का बोल चुका था और अभी भी सीरत युसरा के भेजने पर ही इसके रूम में आई थी। अगर सोना शुरू भी कर दूँ तो क्या हो गया, तुम बस घुसो काशी में। सीरत एकदम तनक कर बोली, जिस पर सुभान को हंसी आई। वो बेड से उठकर चलता हुआ सीरत के पास आया और उसे बाहों में लिया। ये गलत बात है, तुमसे इजाज़त लेकर ही 2 दिन काशी के पास इसलिए इसके रूम में सोया क्योंकि अभी इसे मेरी ज़रूरत है। दूसरा, इसका और रनम का मामला बीच में लटका हुआ है। सुभान को इसको बोलकर बहलाता बेड पर लाया तो इसका मामला बीच में जब तक अटका रहेगा जब तक तुम इनके बीच से नहीं निकलोगे। कसम सोभी, तुम तो काशी से चिपक कर ही रह गए हो। अपनी बीवी को मनाए भी तो कैसे? तुम हर वक्त इसके रूम में मौजूद होते हो। सीरत घोटते हुए सुभान को बोली, वो पूरा फनकार है, मुझे पूरा यकीन है कल जब मैं पुलिस स्टेशन से वापस घर आऊँगा तो तुम मुझे न्यूज़ दे रही होगी कि इन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है। सुभान बेड पर लेट कर सीरत को अपने से करीब करके इसका सीने सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, अल्लाह करे ऐसे ही हो। मम्मा को भी फ़िक्र लगी रहती है रनम की तरफ से। कितनी बार मम्मा ने इसे कहा जाओ शौहर है तुम्हारा, मगर नहीं। देखो आज मैंने समझाया है, अकल में बात बैठती भी है कि नहीं। छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम्हें बेबी चाहिए कि नहीं? वो अब सीरत को बेड पर लिटाकर इसके ऊपर झुकता हुआ पूछने लगा। सोबी ने, तुमने भी ना कोई बेहूदगी में डिग्री ली हुई है, बस ऐसे शुरू हो जाते हो। सीरत ने इस गाल पर चुप लगाते हुए कहा, बस इस वक्त मुझे ये डिग्री काम में लाने दो, वरना जितना वक्त अब तुम मम्मा के रूम से यहाँ लाने में लगाती हो इस तरह अनूशे आने में देर हो जानी है। सुभान बारी बारी इसके दोनों गाल चूमते हुए कहने लगा, अब ये अनूशा कौन है? सीरत ने हैरत का इजहार किया, हमारी बेटी। सुभान अपनी बात मुकम्मल करके दोबारा इसे बोलने का मौका दिए बगैर इसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। रनम बीबी। रनम अपने बेड पर लेटी मोबाइल में मदर केयर सेंटर की साइट खोले मुख्तलिफ टिप पढ़ने में मदद दी। तभी शाहिदा इसके रूम में आई। हाँ बोलो क्या हुआ? रनम ने मोबाइल से नजर उठाए बगैर शाहिदा से पूछा। मुझे काशी साहब कह रहे हैं खाना नहीं खाऊंगा। शाहिदा की बात सुनकर रनम ने मोबाइल से नजर उठाकर शाहिदा को देखा। तो मैं क्या करूँ? रनम दोबारा मोबाइल पर नजर जमाते हुए बोली, वो जी मुझसे बोल रहे हैं, अपनी रनम बीबी को जाकर बताओ। काशी साहब ने ना रात का खाना खाया ना सुबह का नाश्ता किया और अभी भी खाने से इनकार कर दिया है। वो जी साफ मेरे मुंह पर बोल रहे हैं, इतना बदजायका खाना वो बिल्कुल नहीं खा सकते। शाहिदा अब मस्कीन शक्ल बनाते हुए बोली, साफ झूठ, कल रात को मम्मा ने खुद इनके लिए अपने हाथ से खाना बनाया जो भैया ने इन्हें खिलाया। सुबह नाश्ते का खाली बर्तन आप ही इनके कमरे से बाहर लेकर निकली थी, यानी वो सुबह नाश्ता भी कर चुके हैं।
रना ने मोबाइल बेड पर रखती हुई बोली, वो तो मुझे भी मालूम है ये सब, मगर जो उन्होंने मुझे बोलकर भेजा है मैं आपको जाकर बोलूँ, मैं तो वही बता रही हूँ आपको। कसम से रनम बीबी कितने नखरे दिखाते हैं, आपको शौहर आपकी जगह मैं होती ना डंडे से अच्छी तरह तवाज़ा कर चुकी होती। शाहिदा की बात सुनकर रनम ने घूर कर इसको देखा और बेड से उठकर किचन में चली आई। जल्दी जल्दी काशान के लिए वेजिटेबल सूप तैयार किया और शाहिदा के हाथ में थमाकर खुद रात का खाना काशान के लिए तैयार करने लगी। वो 2 दिन से यूसरा या फिर सीरत से कोई इसके लिए खाना बना रही थी कि वो शाहिदा के हाथ के खाना पसंद नहीं करता था, और इस वक्त यूसरा को दोस्त से आई हुई थी और सीरत अपने रूम में शायद सो रही थी। रनम यखरी चढ़ा रही थी, तभी शाहिदा दोबारा सूप से भरा बाउल लेकर वापस आई। रनम ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। वो जी काशी साहब कह रहे हैं ये सूप जिसने बनाया है मैं इसी के हाथ से पीऊँगा। शाहिदा ने दांत निकालते हुए रनम को बोला, मगर रनम को ने घूरने पर अपने दांत दर्द कर लिए। चलो दोबारा सूप लेकर, रनम बोलती हुई किचन से निकली। अब इसका रुख काशान के रूम की तरफ था। शाहिदा सूप लेके जाकर टेबल पर रखो। रनम दरवाजे पर खड़ी शाहिदा को बोलने लगी। काशान इस वक्त रनम ही को देख रहा था। रनम इसके देखने पर मुस्कुराया। दवाओं के जेर असर कल रात भी इस पर नींद का कल्पा तारी था, मगर वो नींद में भी रनम की खुशबू अपने आसपास बिखरी हुई साफ महसूस कर सकता था। इसके सीधे कंधे से थोड़ा नीचे गोली के जख्म पर रनम के होठों का लिम्स इसे नींद में भी राहत बख्श रहा था, और जब रनम अपनी उंगली से इसके दिल पर आर लिख रही थी, इस चीज़ को तो इसने मालूम नहीं कितने दिनों तक मिस किया था। रनम का इसके सीने पर आर बनाना इसे नींद में भी तकवीत फराहम कर रहा था। सुबह उठकर काशान सोचने लगा जो ख्वाब वो सब ख्वाब था या फिर हकीकत, मगर फिर रनम के गले की चैन बेड पर पड़ी देखकर वो मुस्कुरा उठा था।